Assalamu alaikum everyone, this is me Ummi Sheikh from the platform of Learning Academy. Today I am going to explain the topic which is psychoanalytic model of Sigmund Freud. But before I am going to explain it, we need to understand his biography. Who was Sigmund Freud? Sigmund Freud was born on 6 May 1856 in Moravian town of Austria. He belongs to a Jewish family background. इनके फादर का नाम जैकब फ्रॉइड था जो कि वूल मर्चेंट थे और उनकी ऑलरेडी एक शादी वो कर चुके थे जिसके बाद उनके 2 बेटे हुए थे। दूसरी शादी उन्होंने फ्रॉइड की मदर से की थी जिनका नाम था अमालिया नेथनसन, जो कि तकरीबन जैकब फ्रॉइड से 20 इयर्स छोटी थी। और उस शादी के बाद फिर सिगमंड फ्रॉइड पैदा हुए। सिगमंड फ्रॉइड को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता था कि उनके जो फादर हैं वो ग्रैंडफादर की तरह दिखते हैं और उनके जो भाई हैं स्टेप ब्रदर्स वो फादर्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि एज का काफ़ी डिफरेंस था जिसकी वजह से फ्रॉइड हमेशा कंफ्यूज रहते थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से फ्रॉइड की फैमिली वहाँ से मूव कर गई, ऑस्ट्रिया से मूव कर गई थी। फ्रॉइड एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे अपनी हायर स्कूल में और उन्हें किताबों से काफ़ी प्यार था, बहुत उनको पढ़ने का शौक़ था जिसकी वजह से वो उन्हें बुक्स से काफ़ी अटैच थे वो, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्हें कमांड हासिल था, लाइक जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। और चाइल्डहुड ड्रीम था इनका कि वो बचपन से ही एक किसी स्टेट के जनरल या मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक जूइश फैमिली बैकग्राउंड से था तो उस टाइम पे जूइश लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी, प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस, कि वो मेडिसिन और लॉ के अलावा किसी भी करियर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से फ्रॉइड ने जो है अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड किया कि वो मेडिसिन की फील्ड को ज्वाइन करेंगे और इसी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना का रुख किया। 1881 में फिर फ्रॉइड ने मेडिकल डिग्री रिसीव की। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर उन्होंने बाकायदा अपना मेडिकल करियर स्टार्ट किया फ्रॉम द वियना जनरल हॉस्पिटल इन 1882। फ्रॉइड ने एज ए रिसर्चर भी काम किया है और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट भी काम किया है। फ्रॉइड ने एज ए रिसर्चर काम किया है जीन चारकोट के साथ पेरिस में। जीन चारकोट ने बेसिकली हिस्टीरिया के पेशेंट्स के ऊपर एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज हिप्नोसिस टेक्निक, और इन्होंने ये बताया था कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम हिस्टीरिया के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें रिड्यूस और एलिमिनेट कर सकते हैं। न्यूरोटिक हिस्टेरिकल जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। और जो चारकोट था उसने बताया कि हिस्टीरिया, न्यूरोटिक हिस्टीरिया कौन सी बीमारी। न्यूरोटिक हिस्टीरिया बेसिकली एक इमोशनल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंडिविजुअल पूरी बॉडी में एक पैरालाइटिकल सिम्टम्स को फील करता है, लेकिन इस बीमारी का कोई भी फिजिकल कॉज नहीं था। ठीक है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर था जिसमें इंडिविजुअल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए जीन चारकोट ने फ्रॉइड के साथ मिलकर हिप्नोसिस टेक्निक हिस्टीरिया के पेशेंट के ऊपर अप्लाई की। तो उसके बाद ये पता चला कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हिस्टीरिया के पेशेंट्स के ऊपर, उनके सिम्टम्स हम इसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। 1836 में फिर फ्रॉइड की शादी हुई मार्था बर्ने से, जिनके बाद उनके 6 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 3 बेटे। इन्हीं 3 बेटियों में से जो इनकी एक बेटी थी एना फ्रॉइड, वो आगे चल के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनी थी। एट द सेम ईयर फ्रॉइड ने फिर जीन चारकोट के साथ काम करने के बाद अपने एक और मेंटोर को ज्वाइन किया और उनके साथ भी काम किया, और उन मेंटोर का नाम था डॉक्टर जोसेफ ब्रॉयर। ही वॉज अ वेल नोन फिजिशियन ऑफ वियना। इन्होंने उनके साथ न्यूरोटिक हिस्टीरिया के पेशेंट्स के ऊपर एक और टेक्निक अप्लाई की थी एंड दैट वाज फ्री टॉकिंग थेरेपी। फ्री टॉकिंग थेरेपी से फ्रॉइड इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी साइको एनालिटिक थेरेपी के अंदर इसी टर्म को थोड़ा सा रीडिस्कवर किया, थोड़ा चेंज किया और इसका नाम रख दिया फ्री एसोसिएशन टेक्निक। राइट, फिर उसके बाद उन्होंने जब इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ये अंदाज़ा हुआ कि हिप्नोसिस टेक्निक से ज़्यादा यूज़फुल है। हिप्नोसिस टेक्निक में उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी उनको फ्री टॉकिंग थेरेपी या फ्री एसोसिएशन थेरेपी को यूज़ करके मिली, क्योंकि वो ज़्यादा हिस्टीरिया के पेशेंट के ऊपर यूज़फुल थी।
फिर फ्रॉइड ने जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉयर के साथ मिलकर काम किया। दोनों ने एक बुक भी पब्लिश की थी एंड दैट वाज स्टडीज़ इन हिस्टीरिया इन 1895। लेकिन फ्रॉइड का मानना था कि हिस्टीरिया, न्यूरोटिक हिस्टीरिया के ऊपर सेक्सुअलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन इस बात से जोसेफ ब्रॉयर बिल्कुल एग्री नहीं करते थे और यही वो पॉइंट था जहाँ से दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। एक कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के दरमियान आ गया था जिसे ब्रॉयर मानने से इनकार करते थे। जब दोनों अलहदा हुए, सेपरेट हुए, तो उसके बाद 1896 वो ईयर था जब फ्रॉइड ने फर्स्ट टाइम साइको एनालिसिस का टर्म यूज़ किया था। साइको एनालिसिस कहते हैं किसको है, इसके बारे में मैं आगे चल के जब इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊँगी। फ़िलहाल हम इसकी बायोग्राफी मज़ीद आगे पढ़ लेते हैं कि उन्होंने और क्या क्या काम किए। फिर 1900 एक वो ईयर था जिसमें उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके बताया था। ड्रीम्स क्या होते हैं, हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं और इसका अनकॉन्शियस माइंड से क्या ताल्लुक़ है। 1901 और 1901 में इन्होंने एक और बुक पब्लिश किया था, दैट वाज साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। 1902 में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, दैट वाज साइको एनालिटिक सोसाइटी, जिसे 1908 में इसका नाम चेंज करके वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी रख दिया गया था। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पर तमाम साइकोलॉजिस्ट अपने इंटरेस्ट और आइडियाज़ शेयर किया करते थे। 1909 में जी स्टॉनली हॉल ने इन्हें क्लर्क यूनिवर्सिटी इनवाइट किया था कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स को लेक्चर्स डिलीवर करें। In spite of all this success, there were some unfortunate things happened in his life. And what was that? कि 1919 ये वो टाइम पीरियड था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इस दौरान उन्होंने अपनी बहुत कीमती चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खो दी थी, जिनमें से एक इनकी बेटी भी थी जो इस वर्ल्ड वॉर में उनसे छीन गई थी। ठीक है, एंड ही वॉज बैडली अफेक्टेड बाय दिस इवेंट, जिसके बाद उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, दैट वाज द थ्योरी ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। इसको डेवलप करने की वजह ये थी कि इंसान क्यों इतना एग्रेसिवली रिएक्ट करता है कि वो खुद भी मौत की तरफ चला जाता है और अक्सर दूसरों को भी उसी तरफ ले जाता है। इस थ्योरी को हम इनकी ही साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल, लेकिन आगे हम लोग इसकी बायोग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स इन्होंने डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश की थी, लिखी थी, जो कि आज तक बहुत पॉपुलर है। 1923 में पता चला कि फ्रॉइड को जॉ एंड थ्रोट का कैंसर है, बट ही स्टिल परसिस्टेंटली वर्कड। उन्होंने काम नहीं छोड़ा, अपना काम करते गए। हालांकि ये नाजी पार्टी का या हिटलर की पॉलिसीज़ का मुसलसल टारगेट बने रहे, उसके बावजूद भी इन्होंने काम नहीं छोड़ा। क्योंकि इनका ताल्लुक जूइश फैमिली बैकग्राउंड से था, इसलिए हिटलर की पॉलिसीज़ का हमेशा ये लोग शिकार रहते थे। जब 1938 में नाजीज इन्वेजन हुआ तो फ्रॉइड ने अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके वहाँ से वो वियना छोड़ गए। लंदन में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे और वहीं उनकी डेथ हो गई इन 23 September 1939. So this was all about the biography of Sigmund Freud. In the next video we will discuss about his perspective in detail. Thank you.